राजमहल के दरबार में राजा गोपाल सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर रतन जड़ित दीवारें चमक रही थी। महामंत्री रघुनाथ गंभीर मुद्रा में खड़े थे। दरबार में सन्नाटा पसरा था। महामंत्री, मैंने सुना है कि प्रजा मेरे निर्णयों से बहुत प्रसन्न है। मेरा नाम इतिहास में सबसे चतुर राजा के रूप में लिखा जाएगा। महाराज, आप एक उत्तम राजा हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। परंतु प्रजा में कुछ लोग आपकी नीतियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि क्या कहते हैं? बोलो, कौन मेरे ज्ञान पर संदेह करता है? किसे नहीं पता कि हम इस दशक के ही नहीं बल्कि इस सदी के भी सबसे बेहतरीन राजा हैं? किसको नहीं पता है कि हम सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी राजा हैं? महाराज, हमारे ही राज्य के कई लोग हैं जो आपकी नीतियों से खुश नहीं हैं, और वे कहते हैं कि कई निर्णय बिना विचार किए जाते हैं, जिससे राज्य को हानि हो रही है। मूर्ख, वे क्या जानते हैं? मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। कोई मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सकता, और उनका कहना है कि मेरा निर्णय राज्य के लिए सही नहीं है, हानिकारक है, तो वो मूर्ख ही हैं। पर कुछ ऐसा बताओ साबित करके उन्हें दिखा सकें कि हम सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हैं। महाराज, यदि आप चाहें तो अपनी चतुराई सिद्ध कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप ये सिद्ध कर देंगे कि आप ही इस राज्य के सबसे योग्य, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हैं। कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है आपके पास जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं? मुझे भी तो बताइए। एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति गंगाराम गांव में रहते हैं। उनकी बुद्धिमता की चर्चा दूर दूर तक है। यदि आप उनसे प्रश्नोत्तरी करें और उन्हें हरा दें तो आपकी चतुराई पर कोई संदेह नहीं रहेगा। अच्छा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो महामंत्री। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। आप और मैं गंगाराम को प्रश्नोत्तरी में हराकर यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। जाओ, उस गंगाराम को मेरे दरबार में लेकर आओ। मैं उसे अपनी चतुराई से पराजित कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ गंगाराम की कुटिया में और उनको आपके प्रश्नोत्तरी के विचार की आग्रह के बारे में बताता हूँ। आग्रह नहीं महामंत्री जी, आदेश कहिएगा। मैं इस राज्य का राजा हूं। मुझे किसी के आगे आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आदेश देता हूं, और मेरा यहां आदेश है कि आप जाइए और गंगाराम को हमारे आदेश के बारे में बताइए। हम उनसे प्रश्नोत्तरी का मुकाबला करना चाहते हैं। महामंत्री सर झुकाकर बाहर चले जाते हैं। गांव के किनारे एक पुरानी कुटिया में गंगाराम जी रहते थे। जब महामंत्री अंदर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति गंगाराम लकड़ी की छड़ी लिए बैठे थे। महामंत्री वहां पहुंचते हैं। प्रणाम गंगाराम बाबा, मैं यहाँ एक बहुत ही खास काम से आया हूँ, जो काम मुझे महाराज गोपाल जी ने करने को कहा है। आओ आओ महामंत्री जी, क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ आना पड़ गया? आप बेझिझक होकर बोलिए। आखिर महाराज ने हमें क्यों याद किया है? ऐसा कौन सा काम है उन्हें हमसे? महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। उनकी इच्छा है कि आपसे कुछ प्रश्न पूछें और इसके उत्तर देकर पूरे राज्य को ये सिद्ध कर देंगे कि वो सबसे बुद्धिमान और योग्य शासक हैं। राजा की बुद्धि की परीक्षा लेना जोखिम का काम है महामंत्री। अगर वो मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके या फिर मैं उनके प्रश्नों के उत्तर न दे सका तो हो सकता है वो मुझे मृत्यु दंड दे दें। पर मैं आऊंगा। हाँ चलिए आप, मैं आऊंगा। गंगाराम जी दरबार में पहुंचते हैं।
राजा गोपाल सिंहासन पर बैठे होते हैं। दरबारियों में उत्सुकता होती है। सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न होता है कि आखिर इस प्रतियोगिता में कौन जीतेगा। ओ, तो तुम ही हो गंगाराम। सुना है बड़े चतुर हो। देखता हूं मेरी बुद्धिमता से पार पाते हो या नहीं। पूरे राज्य में मेरी बुद्धिमता से ज्यादा तुम्हारी बुद्धिमता के चर्चे हैं। आखिरकार हम भी तो देखें कि ऐसा क्या है तुम में जो लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। महाराज, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं। आप राजा हैं, सबसे बुद्धिमान। आपके सामने भला मेरी बुद्धिमता का क्या महत्व है। आप ही सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति हैं। और वो तो महामंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपने आदेश दिया है तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो आपकी बुद्धिमता के सामने भला मेरी क्या ही औकात है। अच्छा, क्योंकि तुम आ ही गए हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। अगर जीत गए तो तुम्हें सम्मान दूंगा, हार गए तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है महाराज। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए जाएं। तो ठीक है, मैं तुमसे अपने प्रश्न पूछता हूं। मेरा पहला प्रश्न, इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज अनाज है। यदि अनाज न हो तो राजा का राजपाट भी नहीं रहेगा। लोगों का जीवन अनाज के बिना कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए अनाज ही इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तुम्हारा ये जवाब सही है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? सबसे तेज विचार है महाराज। ये क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकता है और विचारों से तीव्र गति किसी की भी नहीं। और विचार ही मनुष्य के जीवन का आधार होता है, क्योंकि अगर विचार नहीं होगा तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ करने के लिए सबसे जरूरी है कि मनुष्य को विचारशील होना चाहिए। यहां तक तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, पर तुम ये मत समझो कि तुम जीत जाओगे। अब मेरा तीसरा प्रश्न सुनो। बताओ, मैं कितना मूर्ख हूं? महाराज, आप इतने मूर्ख हैं कि आपने स्वयं ही ये प्रश्न पूछ लिया कि आप कितने मूर्ख हैं। दरबार में हंसी गूंज उठती है। राजा शर्म से लाल हो जाते हैं। वे अपनी हार से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। दरबार में नई योजना का ऐलान करते हैं। आप सभी ये मत समझिए कि मैं हार गया। मैं सभी से बुद्धिमान हूं, इसलिए किसानों के लिए मैंने कुछ सोचा है। अब से सभी किसान रात में खेती करेंगे। इससे फसल जल्दी बढ़ेगी और किसानों को धूप में काम भी नहीं करना पड़ेगा। महाराज, रात में काम करने से किसान थक जाएंगे, फसल भी बर्बाद हो सकती है और अंधेरे में किसानों को सही से कुछ दिखाई भी नहीं देगा, तो वो खेती कैसे करेंगे? मैं राजा हूं, तुम नहीं। जो मैंने कहा है वही होगा। अब से सभी किसान सिर्फ रात में ही खेती करेंगे और मुझे पता है कि इस फैसले से फसल जल्दी बढ़ेगी और अनाज की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। महाराज, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं आपका ये फैसला राज्य के लिए कोई मुसीबत न पैदा कर दे। हमने सोच लिया है, हमारा यही फैसला है कि आज से सभी किसान रात में खेती करेंगे और दिन में आराम भी अच्छे से कर पाएंगे और खेती भी काफी अच्छी होगी। राजा का फैसला बहुत अजीब था और राजा के इसी फैसले से परेशान होकर कुछ किसान आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। अरे भाई, राजा की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत से तो हम आराम ही नहीं कर पाते और रात में खेती करने जाते हैं तो कुछ सही से दिखाई भी नहीं देता।
जिससे खेती भी सही से नहीं हो पा रही है। और सही कह रहे हो भाई, कोई राजा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है? अरे मुझे ये पता ही नहीं था। पर हमें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हम भी। पर हम क्या कर सकते हैं भाई, राजा का फैसला है। अगर हम नहीं मानेंगे तो राजा हमें बंदी बनवा देगा। मेरे पास एक तरकीब है भाई, जिससे राजा को सबक सिखाया जा सकता है। क्या तरकीब है भाई, जल्दी बताओ। आखिर कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है? हमें बाबा गंगाराम के पास चलना चाहिए। अब वही कुछ उपाय बता सकते हैं, नहीं तो इस राजा से हमें कोई और नहीं बचा सकता। उसके बाद किसान बाबा गंगाराम की कुटिया में पहुंच जाते हैं और उनसे अपनी मुसीबत साझा करते हैं। बाबा, राजा के आदेश से हम बर्बाद हो जाएंगे। राजा ने आदेश दिया है कि अब हम रात में खेती करें, लेकिन रात में खेती नहीं हो पाती है। हम खेती करने जाते हैं, लेकिन रात में कुछ साफ साफ दिखाई न देने की वजह से हम वहाँ खेती नहीं कर पाते हैं, और सुबह खेती करते हैं तो राजा के सैनिक हमें पकड़ लेते हैं। धैर्य रखो, मूर्खता अधिक दिन तक नहीं टिकती। आप सभी लोग चिंता ना करिए, सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और उस पर भरोसा रखिए। ऊपर वाला राजा को अवश्य सबक सिखा देगा। अभी आप सभी लोग बस अपना कर्म करिए। बाबा गंगाराम की बातों को सुनकर सभी किसान उदास मन से लौट आते हैं। कुछ महीनों बाद फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसान क्रोधित होकर राजमहल पहुंचते हैं। महाराज, आपकी मूर्खता ने हमें भूखा मार दिया। आपके इस फैसले से हम ना दिन में खेती कर पाए न रात में, क्योंकि रात में कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए हमारी खेती बर्बाद हो गई। आपकी इस मूर्खता की वजह से हम बर्बाद हो गए। महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपनी गलती स्वीकार करें। मैंने भी किसानों की मुसीबत देखी है। वे रात में काम नहीं कर पाते हैं और दिन में वो सो नहीं पाए, जिसकी वजह से न काम हो पाया न किसान आराम कर पाए। आपके इस फैसले की वजह से किसानों का जीना मुश्किल हो गया है महाराज। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? महाराज, हमारा उद्देश्य आपको सीख देना नहीं है, लेकिन यदि समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो प्रजा में विद्रोह की आग भड़क सकती है। किसान भूख से मर रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार फिर से विचार कर लें। महामंत्री, तुम भी मेरी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो। मैंने कहा है कि रात में खेती होगी तो होगी, अब कोई बदलाव नहीं होगा। और यदि कोई किसान मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अरे ये राजा पूरी तरह से पागल हो गया है। इसकी मूर्खता से हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा। अरे हाँ भाई, अब हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना हमारा बच पाना मुश्किल है। और तुम सभी किसानों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए तुम सभी लोग वापस अपने अपने काम पर लौट जाओ और मुझ पर भरोसा रखो। किसान वहाँ से लौट तो आते हैं, लेकिन सभी किसानों में हाहाकार मचा हुआ था। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। कुछ किसान बाबा गंगाराम के पास फिर से सहायता मांगने पहुँचे। बाबा, हम अब और सहन नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा अपनी मूर्खता समझे और हम सबकी जान बच जाए। धैर्य रखो, मूर्ख राजा की आंखें खोलने का एक ही तरीका है, उसकी मूर्खता को उसी पर उल्टा करना। मेरे पास एक तरकीब है। बाबा, जल्दी बताइए, हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। बस आप कुछ भी करके राजा के इस फैसले से बचा लीजिए। तुम सबको मेरे कहे अनुसार करना होगा। कल सुबह राजा के दरबार में जाना और वहाँ एक अजीब सी मांग करना। कैसी मांग बाबा? कृपया विस्तार से बताइए। आखिर हमें कौन सी मांग राजा के सामने रखनी है? उसके बाद बाबा गंगाराम किसानों को सारी योजना समझाते हैं और सभी किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन दरबार में किसान फिर से इकट्ठे होते हैं। राजा अपने रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे थे। उनकी मूर्खता के चर्चे पूरे राज्य में फैल चुके थे। अब क्या शिकायत है? लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। महाराज, हम तो आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं।
और हम आपके फैसले को बदलने की मांग लेकर नहीं आए हैं, लेकिन एक समस्या है। समस्या? हमें विस्तार से बताओ, क्या समस्या है? महाराज, रात में खेती करते करते हमारे बैल थक कर गिर गए। अब हमारे पास हल चलाने के लिए बैल नहीं है। कृपया हमें रात में देखने वाली आंखें और हवा में उड़ने वाले बैल देने की कृपा करें। क्या? उड़ने वाले बैल? ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? भला बैल कब से हवा में उड़ने लगे? अब महाराज, आपने ही तो कहा था कि रात में खेती करनी है। अगर आप रात में अनाज उपजाने का आदेश दे सकते हैं तो उड़ने वाले बैल देना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। महाराज, प्रजा की बातों में तर्क है। अगर रात में खेती संभव है तो उड़ने वाले बैल भी संभव होने चाहिए। दरबार में ठहाके गूंज उठते हैं। राजा गोपाल को समझ में आता है कि उनकी मूर्खता का मजाक उड़ाया जा रहा है। चुप रहो, तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो, लेकिन शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया। तभी दरबार में बाबा गंगाराम आ जाते हैं। महाराज, राजा का धर्म है प्रजा का कल्याण करना, न कि अपनी मूर्खता से उसका विनाश करना। समझदारी इसी में है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लें। महामंत्री, तुरंत घोषणा करो कि किसान फिर से दिन में ही खेती करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए राजकोष से सहायता दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी राज्य में ये ऐलान करवाता हूँ। लेकिन महाराज, अगर नुकसान की भरपाई राजकोष से की गई तो राजकोष खाली हो जाएगा और राज्य के पास धन नहीं बचेगा। अगर राजकोष खाली हो जाता है तो हो जाने दीजिए, लेकिन हमारी वजह से जो हमारी प्रजा का नुकसान हुआ है पहले उसकी भरपाई की जाए। राजकोष का क्या है, अगले वर्ष पुनः भर जाएगा। इस प्रकार राजा गोपाल ने अपनी मूर्खता को स्वीकार किया और अपनी गलतियों को सुधार लिया। गंगाराम की बुद्धिमता ने एक बार फिर राज्य को विनाश से बचा लिया। किसानों ने राहत की सांस ली और राजा ने कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय ना लेने की प्रतिज्ञा की। अब से मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले महामंत्री और ज्ञानी लोगों से सलाह लूंगा। बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया है। महाराज, यही एक बुद्धिमान राजा की पहचान होती है। अगर कभी किसी राजा से कोई गलती हो भी जाए तो अवश्य ही उसे जल्द से जल्द सुधार ले, क्योंकि राजा के एक फैसले की वजह से पूरे राज्य का आने वाला कल बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। मैं आपकी बात समझ गया हूं बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर मैं अब इसे सुधार लूंगा और अपने राज्य को एक संपन्न राज्य बनाऊंगा। इस घटना के बाद राजा गोपाल की मूर्खता की चर्चा धीरे धीरे समाप्त हो गई। प्रजा को न्याय मिलने लगा और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।